क्लास 11 यूनिट नंबर 2 मीडियम हिंदी। यह जो क्लास है ये स्पेशली है जो टीटीएस में चलता था 9:30 बजे सुबह में, ये उसका आगे का क्लास है। समरूप वृत्तीय गति, समरूप वृत्तीय गति। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। यदि कोई पिंड किसी वृत्त पर समरूप दर से गतिशील हो तो उसकी गति को कहते हैं समरूप वृत्तीय गति। लेकिन इसका मतलब क्या हो? मतलब यह हुआ, इसको हम लोग यहाँ रफ में समझते हैं। जैसे यह एक वृत्त है, यह इसका केंद्र हो गया। यह एक वस्तु है, पिंड। यह मान लेते हैं एक चक्कर पूरा करती है 5 सेकेंड, मान लेते हैं, ठीक है। फिर अगला भी एक चक्कर पूरा करती है 5 सेकेंड में, फिर अगला भी एक चक्कर पूरा करती है 5 सेकेंड में। तो इसकी गति को कहेंगे समरूप वृत्तीय गति। लेकिन अगर ये एक चक्कर पूरा करती है 5 सेकेंड में, अगला चक्कर पूरा करती है सपोज 7 सेकेंड में, अगला चक्कर पूरा करती है सपोज 4 सेकेंड में, तो इसकी गति को कहेंगे असमरूप वृत्तीय गति। तो सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है असमरूप नहीं, हम लोगों को पढ़ना है समरूप वृत्तीय गति। तो यदि कोई पिंड किसी वृत्त पर समरूप दर से गतिशील हो तो उसकी गति को कहा जाता है समरूप वृत्तीय गति। जहां तक सवाल है वृत्त का, तो वृत्त तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक वृत्त। अगर इस वृत्त यानी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गतिशील होगी तो हम लोग तो उसकी गति को कहेंगे वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति के दो हिस्से हो गए, एक समरूप और दूसरा असमरूप। हम लोगों को ये वाली गति को पढ़ना है, यानी समरूप वृत्तीय गति, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एक बात को ध्यान रखेंगे, ये भी रफ वर्क है। कोई भी गति, चाहे वो रैखिक हो, प्रक्षेप्य हो, वृत्तीय हो, घूर्णन हो, ठीक है, दोलन हो, गति को परिभाषित या गति की व्याख्या करने के लिए 3 भौतिक राशियां होती हैं, जिनमें पहला है विस्थापन, दूसरा है वेग और तीसरा होता है त्वरण। तो चूंकि समरूप वृत्तीय गति द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशनल मोशन के तहत आता है, तो ऐसे में विस्थापन भी 2 होते हैं, वेग भी 2 होते हैं और त्वरण भी 2 होते हैं। एक का नाम होगा कॉमन नाम रैखिक और दूसरे का नाम होगा कोणीय। जैसे विस्थापन अगर रैखिक है तो रैखिक विस्थापन, कोणीय है तो कोणीय विस्थापन। उसी तरह से वेग भी होगा रैखिक और वेग होगा कोणीय। फिर त्वरण भी होगा रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृत्तीय गति में विस्थापन जो 2 होते हैं, रैखिक और कोणीय, उसका क्या मामला है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे समरूप वृत्तीय गति में विस्थापन, समरूप वृत्तीय गति में विस्थापन। विस्थापन इसमें 2 होते हैं। नंबर 1 रैखिक विस्थापन, ये होता है
दूरी के पदों में इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, विमीय सूत्र होता है एल, और यह शुद्ध रूप से सदिश राशि, ठीक है। दूसरा जो है कोणीय विस्थापन, इसको अभी मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी समझाने जा रहा हूं। कोणीय विस्थापन जो होता है वो होता है कोण के पदों में। तो जब ये कोण के पदों में है तो इसका एसआई मात्रक रेडियन, विमीय सूत्र नहीं होती है, लेकिन मामला फंस जाता है कि यह विस्थापन होते हुए सदिश है या अदिश। ये थोड़ा सा मामला फंस रहा है, तो इसको अभी हम लोग क्लियर करते हैं। चूंकि कोण को तो ऐसे अदिश राशि लिया जाता है, लेकिन विस्थापन नाम लगा हुआ है तो यह अदिश होगा या सदिश। थोड़ा सा यहां मामला फंसता है। आइए हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रफ वर्क है। रफ वर्क ये है, ये रफ वर्क जैसे मान लेते हैं ये एक वृत्त है, एक वस्तु यहां से चल करके यहां तक पहुंचती है, यानी ए से चल के बी तक। तो प्रारंभिक स्थान हो गया ए और अंतिम स्थान हो गया बी। तो इस दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी इस दिशा में ए से बी की तरफ, ये तो कहलाएगा रैखिक विस्थापन, ठीक है। जब ये वस्तु प्रारंभिक स्थान ए पर थी तो इसकी ये थी त्रिज्या। जब वस्तु अपने अंतिम स्थान बी पर पहुंची तो ये थी इसकी त्रिज्या। दोनों त्रिज्याओं के बीच जो केंद्र पर कोण बनती है, इसी कोण को कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो यह स्वाभाविक है किसके पदों में होगा, कोण के पदों में, और रैखिक विस्थापन किसके पदों में होगा, दूरी के पदों में। आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है। अब जैसे अगर ये रैखिक विस्थापन को हम लोग जनरली R से दर्शाते हैं, लेकिन समरूप वृत्तीय गति में एक मामला क्या फंसता है, यह जो है त्रिज्या को भी हम लोग R से दर्शाते हैं। तो ऐसे में मामला फंस जाता है कि R अगर लिख दिया जाए तो अब ये पता चला रैखिक विस्थापन है या त्रिज्या है, ये पता नहीं चलता है। तो हम लोग इससे बचने का क्या रास्ता निकालते हैं कि हम लोग रैखिक विस्थापन जो है हम लोग उसको डिनोट कर देते हैं dr से, ठीक है। रैखिक विस्थापन को किससे डिनोट कर देते हैं, dr से। तो जब dr से दर्शाते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि dr का मतलब हो गया कि छोटा सा रैखिक विस्थापन, यानी अल्प रैखिक विस्थापन। तो जब ये बहुत कम होगी ज्यामिति के हिसाब से, जब ये बहुत कम होगी तो इसके सामने का यह भी कोण बहुत कम होगा। तो इसको हम लोग दर्शा देते हैं किससे, d थीटा से। तो d थीटा मतलब आप लोग समझ ही गए कि d थीटा का मतलब होता है अल्प कोण। अब यहां पर मामला फंसता है कि कोणीय विस्थापन, चूंकि ये कोण है तो कोण तो होता है अदिश, लेकिन नाम क्या लगा हुआ है, विस्थापन होता है सदिश। तो कोणीय विस्थापन को अदिश में रखा जाए या सदिश में, ये मामला फंसता है। तो इस मामले का
निपटारा कुछ इस तरह से होता है कि अगर कोणीय विस्थापन अल्प हो यानी डी थीटा जैसा हो तो उसको हम लोग लेते हैं सदिश, लेकिन अगर कोणीय विस्थापन सामान्य हो, नॉर्मल हो, तब हम लोग उसको लेते हैं अदिश। तो अगला पॉइंट ये होगा कि सामान्य कोणीय विस्थापन, जिसको हम लोग थीटा से दर्शाएंगे, अदिश राशि होती है। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो ये है अल्प कोणीय विस्थापन जिसको हम लोग सूचित करेंगे डी थीटा से, यह सदिश राशि होती है। हम लोगों ने बीच का रास्ता चुन लिया कि चूंकि कोण है तो अदिश, विस्थापन है तो सदिश। तो हम लोगों ने इसको दो पार्ट में बांट दिया, एक थीटा और एक डी थीटा, ये सामान्य और ये अल्प। इसको हम लोगों ने रख दिया किसके कैटेगरी में, अदिश, और इसको हम लोगों ने रख दिया किस कैटेगरी में, सदिश। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, जब सामान्य कोणीय विस्थापन होगी तो यह होगा अदिश, कोई झमेला नहीं है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। लेकिन जब अल्प कोणीय विस्थापन होगी डी थीटा, तब तो ये हो जाएगा सदिश, जैसा कि रखा गया है। तो जब ये डी थीटा होगी और ये सदिश होगी तो इसकी दिशा किधर ली जाएगी, दिशा किधर ली जाएगी? तो दिशा के बारे में बता दें नेक्स्ट पॉइंट में। अल्प कोणीय विस्थापन यानी डी थीटा की दिशा वृत्तीय पथ के तल, वृत्तीय पथ के तल के लंबवत होती है। यानी अगर इस तल में एक वृत्त है तो हमेशा होगी इस तल के लंबवत। लेकिन यहां पर भी एक कंफ्यूजन यह है कि अगर ये वृत्तीय पथ का तल है तो इसका लंबवत इधर भी हो सकता है और इसका लंबवत इधर भी हो सकता है। तो इधर लंबवत लेंगे या इधर लंबवत लेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये एक वृत्त है जो क्षैतिज है। देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना है, जब वृत्त को हम लोग सामने से देखेंगे तो ये दिखेगा पूरा राउंड गोल, लेकिन जब इसी वृत्त को क्षैतिज तल में रखेंगे तो कुछ इस तरह से बनाना होगा। तो ऐसे में ये हो गया क्षैतिज वृत्त, अगर ये हो गया केंद्र। अगर एक वस्तु इस तरफ गतिशील है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा। तो अगर इस तरफ अगर गतिशील है, मान लेते हैं यहां से यहां तक यही एंगल है, मान लेते हैं डी थीटा, तो इसकी दिशा होगी ऊपर की तरफ, इधर हो।
ठीक है। एंटी क्लॉक अगर गतिशील हो तो डी थीटा ऊपर की तरफ। अब इसी को आप लोग उल्टा कर, अगर क्लॉक वाइज गतिशील होगी तो नीचे की तरफ हो जाएगी। अगर क्लॉकवाइज गतिशील होगी तो उसकी दिशा हो जाएगी नीचे की तरफ। उसका भी चित्र आप लोगों के सामने बना दे रहा हूं। ये देखिए, ये हो गया एक क्षैतिज वृत्त। अगर एक वस्तु इस दिशा में गतिशील हो, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन मतलब दिशा। तो ये जो बना एंगल डी थीटा, इसकी दिशा हो जाएगी नीचे की तरफ। तो आप लोग इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर और क्लॉकवाइज तो नीचे। इसको याद रखने का यही टेक्निक है, एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर और क्लॉकवाइज तो नीचे। ठीक है। अगर हम लोगों ने इस रैखिक विस्थापन को अगर dr से डिनोट किया तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा d थीटा। और इसके बारे में तो पता है कि ये होता है त्रिज्या। त्रिज्या को तो हम लोग परमानेंटली r से ही दर्शाते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेडियस। तो हम लोग इसको किससे दर्शाते हैं? r। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि वृत्तीय गति में कितने तरह के विस्थापन होते हैं? दो, एक रैखिक विस्थापन और एक कोणीय विस्थापन। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। तो चूंकि वीडियो जो है अभी छोटा छोटा ही मिलेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद तो फिर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी वीडियो छोटा छोटा ही मिलेगा। तो आप लोग नीचे हेडिंग डाल दें, रैखिक विस्थापन एवं कोणीय विस्थापन में संबंध। रैखिक विस्थापन एवं कोणीय विस्थापन में संबंध, ये आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये रिलेशन बताया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी वृत्तीय गति में वेग। तो चूंकि वेग का सीधा, उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा, तो वेग का सीधा संबंध होता है विस्थापन से। तो जब विस्थापन दो तरह का है तो स्वाभाविक है कि वेग भी दो तरह के होंगे। उन दोनों वेग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और फिर उन दोनों वेग में भी क्या होगा? संबंध। उसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आएगी त्वरण। त्वरण रिलेटेड है, त्वरण संबंधित है वेग से। तो जब वेग दो तरह का होगा तो त्वरण भी दो तरह का। वो दोनों त्वरण की जानकारी और फिर उन दोनों त्वरण में क्या है? संबंध। तब जाकर के हम लोग का यूनिट 2 क्या होगा? लास्ट हो जाएगा। अगर ऑफलाइन रहता तो 2 क्लास में लास्ट होगा, क्योंकि वीडियो के थ्रू है तो ये 3 क्लास में लास्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाएंगे।